Okay, science standard 9 chapter number 15, improvement in food resources. ठीक है. We know that all living organisms need food. Now see, food is something that is one of the most basic requirement of every living being. Living body cannot survive without food. Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. ये सारी की सारी चीजें हमें क्यों चाहिए? बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्थ को सुधारने के लिए. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस. ठीक है. अब हमारे लिए मेजर सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं? तो प्लांट एंड एनिमल्स. वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. और ये ज्यादातर फूड जो है हमारा वो कहां से मिलता है हमें? एग्रीकल्चर में से, एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू. मतलब कि कैटल्स को पाला जाता है, फिर उनमें से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसका इस्तेमाल हम एज ए फूड करते हैं. ठीक है. We read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. और न्यूज़पेपर भी आए दिन हम पढ़ते रहते हैं कि भाई ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े, एग्रीकल्चर में से भी और एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू भी. ना व्हाई इज दिस नेसेसरी? तो क्वेश्चन ये है कि ये जरूरी क्यों है? व्हाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन? कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत क्या है? अभी जिस लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है उतने ही प्रोडक्शन से हम काम क्यों नहीं चला सकते? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. रिमेंबर, पॉपुलेशन जैसे जैसे दुनिया की बढ़ती जा रही है वैसे वर्ल्ड की फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है. ओके. India is a very populous country. Our population is more than 1 billion people and it is still growing. 1 billion means 100 crore. Right now in 2020 it is approximately 138 crores. Okay. भारत के अंदर 138 करोड़ लोग हो चुके हैं ऑलरेडी 2020 तक. ओके. 2021 जो है अभी सेंसस का रिजल्ट आ जाएगा और उसके ऊपर से हमें क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि भाई 2011 और 2021, 2011 में 121 करोड़ लोग थे भारत के अंदर. ये 2021 में कितने हैं वो पता चल जाएगा. As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year. अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए, ओके, वी विल नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ए बिलियन टन. ओके. बिलियन टन का क्वार्टर मतलब कि 250 मिलियन टन होता है. ठीक है. क्वार्टर मतलब कि फोर्थ पार्ट. टन मीन्स 1000 किलोग्राम. तो हमें 250 मिलियन टन से भी ज्यादा फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है हर साल. एंड दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड. तो अगर हमें ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो कैसे किया जा सकता है? बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड. ज्यादा से ज्यादा जमीन के ऊपर फार्मिंग करके. बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. ठीक है. बट भारत के अंदर ऑलरेडी जितना हो सके उतना मैक्सिमम जमीन का उपयोग होता है खेती बाड़ी के लिए. एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन. इसीलिए भारत के पास कोई ऐसा मेजर स्कोप नहीं है कि लैंड अंडर कल्टीवेशन वो बढ़ा सके. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. इसीलिए हमें हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा. प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब होता है कि उतनी ही जमीन पर ज्यादा प्रोडक्शन लाना. जमीन तो बढ़ने से रही, वो तो है उतनी है ही है, उसमें कोई इंक्रीमेंट आने वाला है नहीं. बट उतनी ही जमीन के ऊपर जरूरत से ज्यादा अगर हम प्रोड्यूस कर पाए तो वो हमारे लिए बेहद ही काम की चीज है. Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. ठीक है. एफर्ट्स टू मीट फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. और भारत के अंदर काफी सारे एफर्ट्स भी हुए हैं कि पहले 1 हेक्टर जमीन में जितना प्रोडक्शन होता था ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण उतनी ही जमीन के ऊपर आज 2 गुना 3 गुना या फिर 5-6 गुना प्रोडक्शन हम लेते हैं. वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन.
और भारत का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भारत को फूड ग्रेन्स बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते थे। आज हम दूसरे कंट्रीज को फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करते हैं, और खाली फूड ग्रेन्स ही नहीं, दूसरे भी कई सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो भारत दुनिया के दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। We have also had the white revolution, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन भी भारत के अंदर हुआ, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा और मिल्क की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी। ओके, however these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively, but ये revolutions के थ्रू अगर हम जरूरत से ज्यादा या बेहद ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली यूज कर रहे हैं या इंटेंस तरीके से यूज कर रहे हैं। As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. ठीक है, इसलिए चांसेस ये है कि भाई हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि फिर बाद में बैलेंस मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर बाद में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances, maintaining it. इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट कोशिश ये करनी होगी हमें कि हम फूड प्रोडक्शन को इस तरीके से बढ़ाएं कि एनवायरमेंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचे नहीं, एनवायरमेंटल बैलेंस को किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं, उस तरीके से हमें हमारे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। Hence, there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. इसीलिए एग्रीकल्चर के अंदर हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री की भी। जितना हो सके हमें हमारे कैटल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, एंड मिल्क इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑल्सो, simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. और दूसरी बात, खाली ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा देने से, उसको वेयर हाउसेस में रख देने से माल न्यूट्रिशन और हंगर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। अगर हमने ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया है तो फिर प्रोडक्शन के हिसाब से उसका मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, तभी सक्सेसफुल प्रोडक्शन का सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। खाली प्रोडक्शन बढ़ा देने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग भूख से सो जाते हैं, जो लोग भूख से मर जाते हैं, और दूसरी तरफ हजारों करोड़ों टन जो गेहूं है, जो फूड ग्रेन्स है, वो सड़ जाते हैं, ना लोगों के पेट में जाते हैं, कचरा पेटी में चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि लोगों तक वो खाना पहुंचे। पीपल शुड हैव मनी टू परचेस फूड, कि लोगों के पास पैसे होना चाहिए फूड खरीदने के लिए, एंड फूड मस्ट बी द चीपेस्ट कॉमोडिटी ऑन दिस प्लेनेट। फूड से सस्ता और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। और ये जो फूड सिक्योरिटी है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर और एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार फूड अवेलेबल तो होता है बट लोगों को एक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है वो खरीदने के लिए। सपोज 2 रुपए भी देने होते हैं तो कुछ लोगों के पास तो 2 रुपए भी नहीं होते। ठीक, द मेजोरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। और भारत के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। So increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. And that's why increasing the incomes of people who are working in agricultural field, that is very much necessary. ठीक है, scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from farms. और farms में से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practices. क्या? और सस्टेन्ड लाइवलीहुड के लिए मतलब कि अपनी जीवन दोरी को चलाने के लिए
मिक्स्ड फार्मिंग करना, इंटरक्रॉपिंग करना या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक। ओके, खेती बाड़ी के साथ साथ लाइव स्टॉक मतलब कि गाय भैंस रखो, या हो सके तो पोल्ट्री फार्म खोलो, हो सके तो फिशरीज खोलो, या हो सके तो बी कीपिंग करो। ठीक है, मधुमक्खियों को पालो, फिर उसमें से शहद निकालो। द क्वेश्चन thus becomes, हाउ डू वी इंक्रीज द yields ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्रॉप्स का प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक का जो यील्डिंग है उसको हम कैसे बढ़ाएं। ठीक है, नाउ इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। यील्ड मतलब कि प्रोडक्शन। Cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghum provide us carbohydrate for energy requirement। देखो सीरियल्स में से हमें एनर्जी मिलती है, नो डाउट दूसरे भी थोड़े बहुत न्यूट्रिशन मिलते ही होंगे, बट मैक्सिमम एनर्जी मिलती है हमें सीरियल्स के थ्रू। ये मेन सीरियल्स कौन कौन से? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम। और पल्सिस जो है, कठोड़ जिसे बोलते हैं, ओके, लाइक ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजियन पी, लेंटिल प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। ठीक है, और ये सारे जो प्रोल्सिस है वो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विथ नेसेसरी फैट्स। और ऑयल सीड्स जो होते हैं वो हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं। Vegetables, spices, and fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amount of proteins, carbohydrates, and fats. क्या वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है और फ्रूट्स है, वो रेंज ऑफ विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एंड इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप्स, fodder crops like berseem, oats and sudan grass are raised as food for livestock। ओके, ये लाइव का फूड है। बरसीम है, ओट्स है और सुदेन ग्रास है, ये घास फूस है। ठीक है, जिसके स्टॉक पार्ट को, मतलब कि जो प्लांट वाला जो हिस्सा है उसको एज ए फॉडर क्रॉप खिलाया जाता है लाइव स्टॉक्स को, गाय भैंस को। ऑब्वियसली गाय भैंस को अगर अच्छा हम खिलाएंगे तो ही उसमें से जो दूध हम निकालते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होगा, वरना अच्छी क्वालिटी का दूध कभी भी हमें मिल पाएगा नहीं। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब देखो, हर एक क्रॉप एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर नहीं उग सकता। फॉर एग्जांपल कंसिडर एप्पल। एप्पल यूजुअली ठंडे प्रदेशों में उगते हैं। गुजरात के अंदर आप एप्पल का झाड़ उगाने जाओगे ना तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे तो कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो ले लो, तो मैंगो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया है, यहीं पर उगेगा। फिर आप उसको हिमालयस के पहाड़ों के अंदर उगाने जाओगे तो फिर वहां ठंड में मैंगो ट्री नहीं उगेगा। उसी तरह अलग अलग वेराइटीज के जो क्रॉप्स होते हैं, ओके, वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो फैक्टर्स है क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब कि कितने वक्त तक उस जगह पर धूप गिरती है पूरे साल में। पूरे साल में क्या 3 महीने धूप रहती है, 6 महीने धूप रहती है, 8 महीने धूप रहती है, 10 महीने धूप रहती है, ऐसे फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के लिए धूप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर सही टाइम पीरियड के लिए धूप नहीं गिरी प्लांट के ऊपर तो कभी भी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा नहीं। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। और फोटो पीरियड्स जो है, ओके, वो सनलाइट के ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। और प्लांट और फ्लावरिंग का जो ग्रोथ है वो भी सनलाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एज वी ऑल नो, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो सनलाइट के थ्रू या सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देयर आर सम क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। ओके, कुछ क्रॉप्स ऐसे भी है जो रेनी सीजन में उगते हैं, जिनको खरीफ सीजन भी बोलते हैं। ओके, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन कॉल्ड द रबी सीजन फ्रॉम द नवंबर टू अप्रैल। जो खरीफ क्रॉप होते हैं वो खरीफ सीजन में उगते हैं, जून टू अक्टूबर के बीच में। जो रबी क्रॉप होते हैं वो रबी सीजन में उगते हैं, नवंबर से अप्रैल के बीच में। ओके, अब इसमें से खरीफ क्रॉप के अगर हम एग्जाम्पल ले तो पैडी मतलब कि राइस, सोयाबीन,
pigeon pea, maize, cotton, green gram and black gram, they are kharif crop. और रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो wheat, gram, peas, mustard, linseed, all this fall into the category of rabi crop. In India, there has been 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivable land area. 1952 और 2010 के अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें खास करके फूड ग्रेन्स के लिए तो 1952 में जितना फूड ग्रेन उगता था भारत में उसकी कंपैरिजन में 2010 में 4 गुना हम उगाते हैं 4 टाइम्स ठीक है हालांकि कल्टीवेबल लैंड हमने 4 टाइम्स इंक्रीज नहीं की है कल्टीवेबल लैंड के एरिया में खाली 25% का ही इजाफा हुआ है या इंक्रीमेंट हुआ है ठीक है बट प्रोडक्शन में 4 गुना बढ़त हुई है तो हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड तो क्वेश्चन ये उठता है कि जमीन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो प्रोडक्शन में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट कैसे if we think of the practices involved in farming we can see that we can divide it into 3 stages अगर हम ध्यान से फार्मिंग की प्रोसेस को कंसीडर करें तो फार्मिंग के प्रैक्टिस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग सबसे पहला चॉइस फार्मर्स सीड्स का करते हैं कि भाई वो अपने खेत के अंदर किस टाइप के बीज डालेंगे द सेकेंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट सीड्स बो देने के बाद या सो कर देने के बाद दूसरा ध्यान फार्मर को रखना होता है नर्चरिंग द क्रॉप प्लांट का ध्यान रखना द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस और तीसरी बात प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस जो ग्रोइंग और हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसका प्रोटेक्शन लॉस में से thus the major groups of activities for improving crop yields can be classified as okay क्रॉप यील्ड के लिए जो मेजर ग्रुप है एक्टिविटीज का वो किस में क्लासिफाई किया जा सकता है तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ये 3 स्टेप क्रॉप की वेराइटी क्रॉप का प्रोडक्शन और क्रॉप का प्रोटेक्शन ओके प्रोडक्शन कर लेने के बाद उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण क्रॉप जो प्रोड्यूस हुआ है वो सड़ भी सकता है या उसमें कीड़े मकोड़े लग सकते हैं ठीक है तो उसके कारण भी हमारा जो बनाया प्रोड्यूस किया हुआ जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है तो ये भी ध्यान रखना है हमें ओके फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट मतलब क्या कि हमें ऐसे क्रॉप की वेराइटी ढूंढनी पड़ेगी जिसका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yield. यहाँ पर क्रॉप वेराइटी मतलब क्या कि हमें ऐसी वेराइटी के सीड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो डिजीज रेजिस्टेंट हो कि भाई प्लांट प्रोड्यूस हो जाने के बाद उसमें डिजीज ना आ सके जो फर्टिलाइजर्स को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हो कि भाई ये सीड जो है उसमें हम ये फर्टिलाइजर डालें तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन आने के चांसेस है जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसकी क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त हो एंड यील्ड भी ज्यादा हो या फिर प्रोडक्शन भी ज्यादा हो वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन तो अगर क्रॉप वेराइटी में इंप्रूवमेंट लाना है तो उसका एक तरीका है हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिससिमिलर पार्ट और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है डिससिमिलर प्लांट के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराना ओके फॉर एग्जांपल जानवरों का अगर हम एग्जांपल ले तो एक लायनेस और एक टाइगर के बीच का जो क्रॉस ब्रीडिंग हो और उसमें से जो बच्चा पैदा होता है उसको हाइब्रिड भी बोलते हैं उसी तरह प्लांट के वर्ल्ड में भी डिससिमिलर जीन्स जो होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग कराकर उसमें से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं एंड दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवेराइटल मतलब बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज के अलग अलग वेराइटीज के बीच में हो सकता है फॉर एग्जांपल आम की इतनी ज्यादा वेराइटीज अवेलेबल है तो उसमें से कोई भी 2 प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करा सकते हैं ओके इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस ओके
एक ही जीनस के अलग अलग स्पीशीज के बीच में हम करा सकते हैं, या फिर इंटरजेनेरिक कर सकते हैं, मींस बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा। ओके, नाउ इंटरवेराइटल हो, इंटरस्पेसिफिक हो, या फिर इंटरजेनेरिक हो, हर एक केस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल ही होगा वैसा जरूरी नहीं है। कई बार हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है, बट ट्राई करना जरूरी है। आज जो कॉटन हम उगाते हैं गुजरात के अंदर, उसके जो सीड होते हैं वो हाइब्रिड वैरायटी के ही सीड है। ओके, बल्कि कॉटन ही क्यों, ज्यादातर जो फल सब्जियां और वो सब चीजें हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हाइब्रिडाइज्ड इन वैरायटी, इसीलिए तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन ले पाते हैं फार्मर्स। Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristic. दूसरा तरीका है क्रॉप इंप्रूवमेंट का कि ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया जाए कि हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिले। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि डिजीज रेजिस्टेंट या फर्टिलाइजर्स को ज्यादा रिस्पॉन्स देने वाले या फिर ज्यादा प्रोडक्शन वाले वैसे। एंड दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और इसके थ्रू हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मिल सकते हैं। For new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas. और अगर नए वैरायटी क्रॉप की है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो वैरायटी है ना वो हाई यील्ड दे। अगर नई वैरायटी हमने बना भी ली बट उसमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। नई वैरायटी हमने बनाई इसीलिए है ताकि प्रोडक्शन अच्छा खासा आए, बट नई वैरायटी का प्रोड्यूस करने के बाद प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा तो हम उसको एक्सेप्ट ही क्यों करें, और मेहनत करनी पड़ेगी हमें। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी। देखो फार्मर्स ये सब रिसर्च करने से रहे, फार्मर्स के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो खुद ये सब करे। ये सारी चीजें तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को ही करनी पड़ेगी जो सीड्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, जो सीड्स बेचती है। उन इंडस्ट्रीज का मेन काम क्या होना चाहिए कि वो फार्मर्स तक अच्छी क्वालिटी के सीड्स पहुंचाए। दैट इज द सीड शुड, के सीड्स जो है इट शुड ऑल बी ऑफ द सेम वेराइटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशंस, कि जो भी सीड्स है वो सेम वेराइटी के हो और सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर वो जर्मिनेट करे, सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर वो खुद का प्रोडक्शन बढ़ाए। Cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water. ये जो cultivation practices और crop yield जो है मतलब कि फार्मर कैसे खेती करते हैं, कितना प्रोडक्शन आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? सबसे पहले वेदर के ऊपर, फिर सॉइल की क्वालिटी के ऊपर, एंड फाइनली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब कि इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है उसके ऊपर। Since weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. ठीक है, वेदर कंडीशंस जो है फॉर एग्जांपल ड्रॉट है, फ्लड है, दीज आर अनप्रेडिक्टेबल। देखो कभी भी ढेर सारी बारिश हो सकती है, कभी भी सूखा पड़ सकता है, ये हमारे कंट्रोल में है नहीं। बट वेराइटीज दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल, तो हमें ऐसी वेराइटीज चाहिए जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर भी उग सके। सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। सॉइल सैलिनिटी मतलब कि जमीन के अंदर अगर खाराश ज्यादा है, सॉल्टीनेस ज्यादा है, तो उतने सॉल्टीनेस को भी अगर क्रॉप झेल लेता है तो वैसे सीड्स डेवलप भी हो चुके हैं। एंड सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन आर, कि वैरायटी इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स ने वैरायटी इंप्रूवमेंट किया है? तो सबसे पहले हायर यील्ड, ज्यादा प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकर, कि पर एकर क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। फिर है इंप्रूव्ड क्वालिटी। ओके, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वारी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ओके, क्वालिटी कंसिडरेशन अगर हम गिने क्रॉप के प्रोडक्ट का तो एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पर अगर हम जाएं तो इट चेंजेस फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप। Baking quality is important in wheat, protein quality in pulses, oil quality in oil seeds and preserving quality in fruits and vegetables. ठीक है, wheat के अंदर बेकिंग क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, पल्सेस के अंदर प्रोटीन क्वालिटी, ऑयल के अंदर
ऑयल क्वालिटी, मतलब कि ऑयल सीड्स जो होते हैं उसमें से ज्यादा तेल निकले, वो क्वालिटी। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर प्रिजर्विंग क्वालिटी डिजायरेबल है, मतलब कि ज्यादा लंबे अरसे तक वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कुछ ना हो, 2-3 घंटे में ही सड़ जाएंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक, दैट इज डिजीजेस, इंसेक्ट एंड नेमाटोड्स। ये देखो, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो सकता है, उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन कम होने के पीछे। बायोटिक रीजंस में डिजीजेस हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, नेमाटोड्स हो सकते हैं। देखो, क्रॉप्स में भी फंगस लग सकता है, जब खेत के अंदर कुछ प्लांट के अंदर फंगस लग गया तो फंगस पूरे क्रॉप में फैल सकता है। फिर इंसेक्ट्स लग सकते हैं या फिर नेमाटोड्स लग सकती है, जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्रॉप को खा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर बायोटिक रीजन। और ए बायोटिक रीजन के अंदर ड्रॉट, मान लो सूखा पड़ गया तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जमीन की सैलिनिटी बढ़ गई, हाँ, नो डाउट काफी सारे सीड्स डेवलप हो चुके हैं कि जमीन की सैलिनिटी को सहन कर ले, बट वो कुछ हद तक, एक लिमिट से ज्यादा अगर सोइल की सैलिनिटी बढ़ी तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फिर है वाटर लॉगिंग, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई और खेत के अंदर अगर पानी भर गया तो क्रॉप को सही तरीके से डेवलप होने का चांस ही नहीं मिलेगा, खेत पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, प्लांट सड़ जाएंगे। जरूरत से ज्यादा गर्मी हुई तो प्लांट सूख जाएंगे, जरूरत से ज्यादा ठंडी हुई, कोल्ड या फ्रॉस्ट हो गया, तो भी प्लांट ठीक तरीके से डेवलप होंगे नहीं, और प्लांट डेवलप भी होंगे क्रॉप के तो प्रोडक्शन नहीं आएगा, या फिर जो सीड्स है वो ठीक से डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों की दोनों क्रॉप के कल्टीवेशन के ऊपर असर जरूर करते हैं, भले ही कम ज्यादा करते होंगे बट असर करते हैं जरूर। वेराइटीज रेजिस्टेंट टू द स्ट्रेसेस कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, तो अगर हम ऐसी वेराइटी डेवलप कर सके कि बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़े तो हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी मतलब कि क्रॉप जो है वो जल्द से जल्द पके, बट देखो ये एक बदलाव ऐसा है कि भाई आप जल्द से जल्द अगर किसी क्रॉप को पकाना चाहो और सपोज साइंटिफिकली आपने वो अचीव कर भी लिया, बट उस सीड के अंदर या फिर वो जो क्रॉप है उसके अंदर जरूरी न्यूट्रिशन नहीं अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बेबी को 9 महीने लगते हैं अपनी माँ के पेट के अंदर 100% बनने के लिए, बट मान लो कि वो 4 या 5 महीने के अंदर ही पैदा हो जाए तो वो अंडर डेवलप्ड होगा, उसका 100% डेवलपमेंट हुआ होगा नहीं। उसी तरीके से एक प्लांट को, एक क्रॉप को जितना वक्त लगता है उतना वक्त तो लगेगा ही, फिर उसमें साइंस घुसाकर उस प्रोसेस को फास्ट भी सपोज हमने कर दिया तो दिखने में तो ऐसा ही लगेगा कि चलो 100% डेवलपमेंट हो चुका है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट पॉसिबल। The shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. हाँ, ड्यूरेशन अगर शॉर्ट होगा, सीड सो करके बहुत ही कम टाइम पीरियड में अगर हम क्रॉप को कल्टीवेट कर पाए तो 1 साल के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ले सकते हैं, बट वो क्रॉप का कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही डाउन चली गई होगी। Such short durations allow farmers to grow multiple rounds of crops in a year. No doubt, farmers को 1 साल के अंदर अभी मैक्सिमम 2 से 3 क्रॉप लेते हैं, अगर ड्यूरेशन शॉर्ट कर दिया तो हो सके 4 से 5 क्रॉप ले सके, बट उसमें कोई न्यूट्रिशनल कंटेंट रहेगा नहीं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो सकता है। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, और यूनिफॉर्म मैच्योरिटी होगी, एक जैसा ही मैच्योर या एक साथ ही मैच्योर होंगे तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी बहुत इजी हो जाएगी और हार्वेस्टिंग के दौरान लॉस भी बहुत कम होगा। और यूजुअली एक क्रॉप के लिए यही सबसे बेहतर है कि सारे के सारा क्रॉप एक साथ पक जाए, ऐसा ना हो कि भाई थोड़ा रीजन पका है थोड़ा अभी कच्चा है, नहीं, तो फिर हार्वेस्टिंग मौसम ही बीत जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फार्मर्स को क्रॉप को हार्वेस्ट करने में। अगर क्रॉप है, अगर सीड्स है तो उसको एक साथ हार्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Wider adaptability means developing varieties for wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different environmental conditions. Yes, ये जरूरी है
कि क्रॉप जो है वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस को झेल ले। कई बार क्या होता है, क्रॉप इसीलिए डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वातावरण के अंदर थोड़ा बदलाव आ गया। बट थोड़े से बदलाव के कारण क्रॉप के ऊपर या क्रॉप की तबीयत के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी चेंज आना चाहिए नहीं। और अगर ऐसा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज। और अगर ऐसा हो गया तो हम एक ही वेराइटी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर अलग अलग एरियाज में उगा सकते हैं। फिर डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मींस टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचेस आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ फोडर क्रॉप। फोडर क्रॉप के लिए क्या डिजायरेबल है? टॉलनेस, बड़ा हो, प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग हो, मतलब कि ऐसे गाढ़े खाटे ब्रांचेस हो ताकि कम एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोडर क्रॉप को उगाया जा सके। ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स। जहां तक बात सीरियल्स की है तो ड्वार्फनेस इज डिजायर, वो लंबे होए तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो उसमें से सीड्स ही निकालने हैं। ठीक है। तो ड्वार्फ हो या लंबा हो, लंबा होगा तो ज्यादा न्यूट्रिशन खींचेगा, ड्वार्फ होगा तो कम न्यूट्रिशन में ही उतना प्रोडक्शन देगा। ठीक है। तो सीरियल्स के लिए ड्वार्फनेस डिजायरेबल है, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दिस क्रॉप। और सीरियल्स ड्वार्फ ही रहे यही ज्यादा जरूरी है क्योंकि न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं देना है, न्यूट्रिशन डायरेक्टली सीड्स को देना है। तो ड्वार्फ होगा तो प्लांट में कम न्यूट्रिशन खर्च होगा, सीड्स के ऊपर ज्यादा न्यूट्रिशन जाएगा। Thus, developing varieties of desired agronomic characters help giving higher productivity. तो इसलिए हम अगर ऐसी वैरायटी भी डेवलप कर पाए जिसमें डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हो, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट का झाड़ इतना ऊंचा होता है, वहां कोकोनट उतारना इतना आसान नहीं होता। बट ऐसा कुछ कर पाए कि कोकोनट का झाड़ इतना ऊंचा हो ही नहीं, 10-12 फीट का ही हो, और वहीं से कोकोनट आना चालू हो जाए और 10-12 फीट से ज्यादा लंबा हो भी ना। ठीक है। तो वो एक कोकोनट के ट्री के लिए बहुत ही अच्छी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये जो वेजिटेशन के अंदर या प्लांट के अंदर जो बदलाव लाते हैं, हम समझते हैं कि वो इंप्रूवमेंट है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, क्या दूसरे फैक्टर्स या पैरामीटर्स के ऊपर कोई असर पड़ता है? और अगर असर पड़ता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव असर है या फिर हमारे लिए नेगेटिव असर है? अगर पॉजिटिव असर है तो बहुत अच्छी बात है। बट खाली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या हमारी सहूलियतों को बढ़ाने के लिए, वो चीज हमारी सेहत के लिए या हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए अगर गलत है या खतरनाक है, तो फिर हम बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये सारे इंप्रूवमेंट लाकर।